कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भिवानी की खास खबर, 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को प्रदेश सरकार सम्मान दिलवाएगी तथा सीनियर सिटीजन की संभाल के लिए सीएम ऑफिस में सलाहकार रिटायर्ड आईपीएस अनिल राव को जिम्मा दिया गया है। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत भिवानी और यमुना नगर में बुजुर्गों पर सर्वे कर उनकी स्थिति भी जानी जा रही है। देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा होगा जहां बुजुर्गों की सरकार सुध लेगी। प्रदेश सरकार ने 80 साल से बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिलवाने की दिशा में पहल की है। इसके लिए पुलिस टीम्स सर्वे कर रही हैं कि कहां किस इलाके में कितने बुजुर्ग हैं और उनकी मौजूदा स्थिति कैसी है और उनमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए पूर्व सीआईडी चीफ एवं वर्तमान में सीएमओ में सलाहकार अनिल राव को जिम्मा दिया गया है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस मुद्दे पर काम किया जा रहा है। 2 जिले भिवानी और यमुनानगर को पहले इसके लिए चुना गया है जहां सर्वे किया जा रहा है। भिवानी में 16,000 बुजुर्गों पर सर्वे किया जा चुका है। रिटायर्ड आईपीएस अनिल कुमार राव का कहना है कि सर्वे का कार्य पुलिस कर्मचारी ही कर रहे हैं। अनिल राव ने 80 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को सम्मान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रायल के आधार पर भिवानी और यमुनानगर में सर्वे चल रहा है। भिवानी पुलिस ने लगभग काम पूरा कर लिया है। भिवानी जिले में करीबन 16,000 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। अब उनकी स्थिति, उनकी ज़रूरतें, उनके बारे में पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है। जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष के करीब है, उनकी संभाल लेना, उनके बारे में पता करना कि कैसे वो रह रहे हैं, उनकी हालत कैसी है, क्या उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है, परिवार में उनका क्या मतलब स्टेटस कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उनको कोई प्रशासन से, समाज से या किसी प्रकार की मेडिकल सहायता या उस तरह की कोई चीज़ की आवश्यकता है। उनकी एक वेरिफिकेशन हुई है। जो हमारा डाटा हमारे पास जो उपलब्ध है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, उस पर पुलिस स्टेशन से, प्रत्येक पुलिस स्टेशन से जाके एक आईओ या हमारा बीट अधिकारी वो जाके वेरीफाई कर रहा है कि आज के दिन उस व्यक्ति की क्या स्टेटस कैसा। अभी वो एक्सरसाइज चल रही है और वो आगे जो स्टेज आएगी उस समय आपसे फिर मुखातिब होंगे कि जो लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उनकी समस्याएं पता चल जाएंगी, फिर हम बुजुर्ग लोगों को किस प्रकार से समाज में एक सम्माननीय तरीके से रखा जाए, पारिवारिक दिक्कतें हैं तो सामाजिक दिक्कतें हैं तो उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। 16,000 के करीब लोग भिवानी ज़िले में आइडेंटिफाई हुए थे और लगभग इन्होंने सभी को वेरीफाई किया है। उसमें काफ़ी लोग मर भी चुके हैं। लगभग ये 13.6% के करीब का आंकड़ा आता है जो लोग गुजर गए हैं, क्योंकि 80 साल के ऊपर एक जो डेथ रेट है वो थोड़ा बढ़ भी जाता है। ये असल में सेवा है और मैं समझता हूँ इससे ना केवल उनकी बुज़ुर्ग लोगों की एक सहायता होगी, एक पुलिस को भी अपना एक इमेज और अपना रसूख इम्प्रूव करने में मदद मिली। देखिए, इसको अगर आप बर्डन के तौर पे समझेंगे तो काम नहीं है। ये पुलिस का अधिकारी आमतौर पर गांव में जाता है, अगर उसके पास डाटा है, हमारा बीट अफसर चक्कर लगाता है, अगर डाटा है, अगर एक गांव में 2, 4, 5 बुजुर्ग हैं जिनको वो टेलीफोन के ज़रिए से या अपनी विजिट के ज़रिए से समाज में उनको अच्छे से एक जिसको कहें कि मेंटली और साइकोलॉजिकली और सोशली उसको संभाल सकता है, तो एक बहुत अच्छी मुहिम होगी मेरा। मंगलवार को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी जिले में 7 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को पीएम श्री विद्यालयों का दर्जा मिलेगा। विशेष बात यह रहेगी कि इन स्कूलों में हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाई करवाई जाएगी तथा पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में बनाए जा रहे हैं। DWO का कहना था कि इन विद्यालयों का विकास राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल्स की तर्ज पर किया जाएगा। इन स्कूल्स के विकास के लिए 4 साल की विकास योजना भी बनेगी, जिसके अनुसार इनमें ढांचागत विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 124 विद्यालयों की पीएम श्री विद्यालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें भिवानी जिले के 7 स्कूल्स का पीएम श्री योजना के लिए चयन हुआ है। इनमें जिले के GG
SSS भवानीखेड़ा, GGSS लोहारू, GGSS बहल, GGSS भिवानी, GSSS लेग्या, GSSS कालोद गुड्डा और GSSS बजीना भी शामिल हैं। PM श्री विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में बनाए जा रहे हैं। यह विद्यालय जहां उत्कृष्टता का केंद्र होंगे, वहीं इनमें 21वीं सदी के कौशल को भी प्रदान किया जाएगा। चुने गए 124 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों का PM श्री विद्यालय में रूपांतरण राज्य के मॉडल सांस्कृतिक विद्यालयों की तर्ज पर किया जाना है। यह 124 विद्यालय पहले से ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से CBSE बोर्ड से पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी इनमें अपना नामकरण करवा सकेंगे। इन विद्यालयों में कला, विज्ञान और वाणिज्य सभी तरह के सब्जेक्ट्स की व्यवस्था रहेगी। विभाग तो लगातार जो है प्रयास कर ही रहा है फैसिलिटीज़ की, जहाँ तक बात है। और आपने सुना भी होगा, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बताया गया था कि इस सत्र की शुरुआत में ही हमने जो है कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हमने पुस्तकें इस वर्ष की हमने पहुंचा दी हैं। हर विद्यालय में वेंडर जाकर उनको जो है अनलोडिंग करके आया है और सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। और उसके अलावा इस सत्र में हमारे 7 स्कूल, यानी कि हमारे भिवानी के 7 ब्लॉक हैं और उनके 7 स्कूलों को हमने PM श्री के लिए हमने क्वालिफाई करवाया है और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और इन PM श्री स्कूलों के लिए 50 लाख का अनुदान केंद्र सरकार की तरफ से रहेगा और उसमें जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं, जैसे ब्लॉकचेन का है, डाटा कोडिंग का है, डाटा एनालिसिस का है, और भी जो अन्य AI का है, जितने भी एडवांस कोर्सेज हैं या जो स्किल्ड बेस्ड है पाठ्यक्रम है, वो इन विद्यालयों में हम इस सत्र में शुरू करने जा रहे हैं। और भिवानी शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है वो PM श्री के अंदर हमने लिया है। एकेडमिक्स की जो है ये प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का जो कंप्लेंट आई थी हमारे पास, उसको हमने संज्ञान लेते हुए 22 एकेडमीज को जो है नोटिस जारी किया है कि यदि वो मान्यता की शर्तें पूरी करते हैं तो वो मान्यता यहाँ इस विभाग से लें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के NCR इलाके फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम जैसे जिलों में कोविड के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। वहीं जिला भिवानी से राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें 3 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही सिविल सर्जन ने जिले वासियों से कोरोना से बचाव करने के लिए नियमों की अनुपालना करने की अपील भी की। आपको बता दें कि गत दिनों जिला भिवानी में कोरोना के कुल 6 एक्टिव केसेस थे। गंभीर स्थिति न होने के कारण उन्हें होम आइसोलेट किया गया था और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उन पर होम विजिट और दवाओं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नज़र रखी जा रही थी। इसी का नतीजा है कि 3 कोरोना से संक्रमित मरीज ठीक हुए और अभी तक 3 और बाकी हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन जिला भिवानी में 6 एक्टिव केसेस थे, 3 ने रिकवर कर लिया है। उन्होंने कहा कि भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर रोज 500 से अधिक टेस्टिंग की जा रही है। इसके साथ आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि खांसी जुकाम के मरीज यदि पॉजिटिव मिलते हैं तो उनका जीनोम सीक्वेंस करवाया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए नियमों की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोएं ताकि कोरोना से बचा जा सके। बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंस रखें और जितनी जल्दी हो, अगर खांसी जुकाम हो जाता है तो उसको अपना टेस्ट करवा करके पॉजिटिव आता है तो क्वारंटाइन भी रहें। तो ये सावधानी रखते हैं तो हम इसको 4th लहर से बच सकते हैं, और आ जाती है तो उसको हम कंटेन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग हम हमारी CHC, PHC, SDH सारे हर जगह फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो टेस्टिंग की हमारी काफ़ी RT-PCR की लैब है, जिसकी कैपेसिटी 1000 से 1500 टेस्ट पर डे करने की सुविधा है। टेस्टिंग की हमारी कोई दिक्कत नहीं है। जागरूकता तो मैं सभी के आपके माध्यम से यही कहूँगा कि इससे घबराएं नहीं, इसका मुकाबला करें पालना करते हुए। सोशल डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ इलाके में जाए तो मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, और खांसी जुकाम बुखार हो जाता है तो जल्दी से जल्दी टेस्ट करें और अपने आप को 7-8 दिन के लिए क्वारंटाइन करें। यही है, खांसी जुकाम होना, बुखार होना, बॉडी एक होना, और जैसे भी उल्टी दस्त भी आ जाते हैं, तो जैसे भी ऐसी कोई दिक्कत हो अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं।
नज़दीक ही अस्पताल में फ्री टेस्ट होता है। जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी अपनी चरम पर है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार 19 अप्रैल से बारिश आने की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने किसानों से अपनी फसलों का उचित रखरखाव करने की सलाह दी। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि लगातार 4 दिन तक लू चलने के बाद 19 तारीख से हल्की फुल्की बारिश होने की आशंका है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना भी है। उनका कहना था कि मौसम विभाग के अनुसार बादल छाए रहेंगे और मंगलवार से शुक्रवार तक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चले, जिससे तापमान में गिरावट भी आ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने किसान भाइयों को सलाह दी है कि गेहूं की कटाई करके सुरक्षित स्थान पर रखें। गेहूं काटते वक्त चाय बनाने के लिए जो आग जलाते हैं उसे भी ढक कर रखें या कहीं सुरक्षित स्थान पर चाय बनाएं, वरना आग लगने का डर भी बना रहता है। जो अभी मौसम चल रहा है उसमें जो हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है, अभी जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो इसमें अभी आज 18 को हीट वेव चलने की संभावना है और कल 19 के बाद 19 को बदलाव होने की संभावना है। बदलाव के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी बन रही है। भिवानी और चरखी दादरी दोनों जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना 19 तारीख में बन रही है। उसके बाद में मौसम के साफ होने और तापमान के बढ़ने की संभावना है। जो तापमान है अप्रैल महीने में तापमान जो है वो 40 डिग्री के आसपास अभी बना हुआ है और आगे इसमें 1-2 दिन के बाद में फिर बढ़ोतरी होने के चांसेस है, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाएगा। किसानों को अभी जो है जैसे जो हीट वेव की कंडीशन है, साथ में तेज़ हवा भी चल रही है, तो किसान भाई ज़्यादातर अभी गेहूं की थ्रेसिंग का काम चल रहा है। तो किसानों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि खेत में कभी चाय बनाते समय या कोई और कार्य करते समय आग को बहुत ही सावधानी पूर्वक जलाएं, क्योंकि तेज़ हवा में आग के फैलने का डर रहता है और उससे किसानों की जो फसल है वो चपेट में आ सकती है। तो किसानों को विशेषकर इस तेज़ हवा में ये सावधानी रखने की ज़रूरत है। बाकी जो अभी थ्रेसिंग का कार्य है वो अभी पीक पे है, तो अभी कुछ दिन किसानों को ज़्यादा सावधानी बरतने और जो भी अपनी चाय वगैरह बनाएं वो बंद कमरे वगैरह में बनाएं, खुले में ना बनाएं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले सभी महाविद्यालयों में 2.5 महीने की देरी से कक्षाएं लगी। सिलेबस समय पर पूरा करवाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सभी महाविद्यालयों ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है तथा आगे विश्वविद्यालय द्वारा कोई नई गाइडलाइन आएगी तो उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। इस बारे में राजीव गांधी महिला महाविद्यालय की कार्यकारी प्रिंसिपल रेखा से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा अब की बार देरी से गाइडलाइंस जारी करने के कारण कक्षाएं लेट लगनी शुरू हुई। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं लेट करवाई गई और इसी की वजह से कक्षाएं भी लेट लगनी शुरू हो गई, क्योंकि महाविद्यालय के सत्र जनवरी से शुरू हो जाते हैं, अब की बार अप्रैल से शुरू हुए, जो कि लगभग 2 महीने देरी से है। इसके लिए बच्चों का सिलेबस पूरा करने के लिए भविष्य में महाविद्यालयों द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। अब की बार 19 जून तक बच्चों की पढ़ाई करवाने का शेड्यूल आया हुआ है। अप्रैल में 2 महीने की छुट्टियां होती हैं और इस बार शायद वो छुट्टियां भी कैंसिल की जा सकती हैं और बच्चों का सिलेबस पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़ सकती हैं। गर्मी को देखते हुए जो छुट्टियां हो जाती थी, इस बार अभी तक लगातार क्लासेस लगी हुई हैं। महाविद्यालय में जैसा कि आपको विदित ही है कि CBLU से हमें लेट शेड्यूल मिला एग्जामिनेशन का और सेमेस्टर भी हमारा लेट हो गया, लेकिन एग्ज़ाम हमारे अच्छे से हुए हैं, बच्चों ने अच्छे से परीक्षाएं दी। हमारा जो सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है वो चाहे लेट हुआ है लेकिन अच्छे से स्टार्ट हो रहा है। 21 मार्च से हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके साथ ही जो लेसन प्लान टीचर्स ने बना रखे हैं वो अपने सेमेस्टर के अनुसार बना रखे हैं और महाविद्यालय की प्राध्यापक और प्राध्यापकों की पूरी कोशिश रहेगी कि सिलेबस को कंप्लीट करें। और अब पढ़ाई चल रही है, अच्छे से चल रही है। रही बात आपकी गर्मियों की कि गर्मियाँ आ जाएंगी, तो देखो जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स पीछे हुई हैं अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उसको देखते हुए गर्मियों का प्रबंध है कि पानी की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, वो सारी की सारी महाविद्यालय संपूर्ण करने लग रहा है, पूरी है हमारे यहाँ पर। और छात्राओं को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती। और इसके साथ ही जो सिलेबस है वो लगातार अब कक्षाएँ चलने लग रही हैं
कोई भी पीरियड कोई भी टीचर मिस नहीं करता है और ना ही बच्चों को करने दिया जाता है। और लेसन प्लान के अनुसार अभी महाविद्यालय में सिलेबस चल रहा है जोर शोर से, और हमारी ये कोशिश है, और कोशिश ही नहीं हम इसको कहते भी हैं कि हम पूरा करते हैं। जब भी हमारी परीक्षाएं होती हैं उसके एक हफ्ता पहले हम सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। उसके लिए चाहे एक्स्ट्रा क्लासेस भी अगर हमें लगानी पड़े तो उसको हम लगाते हैं। बाकी अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, सिलेबस हमारा लेसन प्लान के अनुसार ही चलता है और सिलेबस हमेशा ही पूरे होते। देखो अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से छुट्टियों को मैनेज करेगी और किस प्रकार से नेक्स्ट एडमिशन जो है वो उनके शेड्यूल को करेगी। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैम आपका पूरा सिलेबस पूरा करवाया जाएगा? हाँ जी, वो हम पूरा करवाते हैं, हमेशा से ही करवाते हैं और इस बार भी पूरा होगा। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर मंगलवार को मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुरेंद्र मेमोरियल पार्क से उपायुक्त कार्यालय भिवानी तक जोरदार प्रदर्शन किया व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा तथा 20 अप्रैल तक मांगों का समाधान न होने पर हड़ताल करने की चेतावनी भी दी। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू व यूनियन नेताओं ने कहा कि समाज के गरीब हिस्से से आने वाले मिड डे मील वर्कर्स कमर तोड़ महंगाई होने के बावजूद 7,000 रुपये मानदेय में गुजारा करना पड़ रहा है और वो भी 6-6 महीने तक ना मिले तो इनकी क्या हालत होगी। मगर इसके बावजूद भी इन गरीब महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा रहा है, जो मिड डे मील वर्कर्स के कर्मचारी बनाने, न्यूनतम वेतन लागू करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ महिलाओं व बच्चों में कुपोषण भी बढ़ रहा है। C2 जिला सचिव अनिल कुमार ने कहा कि वर्कर्स को पिछले 6 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मिड डे मील वर्कर्स और उनके परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम सुदेश श्रीवासा है जी और मिड डे मील की स्टेट की कमेटी में हूँ जी, जिले की प्रधान हूँ। आज जो यह हड़ताल है जी, पूरा हरियाणा की हड़ताल है जी, और कुका ने बिल्कुल खाना बनाने से मना कर दिया। वजह भी क्या है इसकी कि 6 महीने हो गए, मामूली सा वेतन है, सरकार इनका भी वेतन नहीं दे रही है कि सरकार अपने कुत्तों को इतना तो दूध बिस्कुट खिला देती है और हमारी कुकों को इतना के वेतन देने से ही मना कर रही है। आज ये गरीब वर्कर स्कूल के बच्चों को तो खाना खिलाते और अपने बच्चों को भूखा रखती है। एक यो भी तो बच्चे हैं उस घर परिवार के भी, और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज एक मामूली सा वेतन के कारण भी आज ये छोटी छोटी परियोजना वर्कर और आज इतनी धूप में खड़ी है। कोई विधायक की MLA MP की बेटी नहीं है, ये गरीब घर से है और हम सरकार से चेतावनी देते हैं कि या तो सरकार हमारा जल्दी से जल्दी वेतन पूरा कर दे और नहीं तो आगे क्या करते। मेरा नाम मनोज है, मैं गोलपुरा गांव से कुकू, और हमारी मांगे हैं हमारी तनख्वाह टाइम पर दी जाए हर महीने, और हमारा और ये हर महीने आनी चाहिए, हमारे खाते में आए ना कि सरों के खाते में आएंगे। सोच के नहीं डाली है अब तक सरकार ने। ये जी भूख खातर रोटी मांगा, हमारा हक मांगा। सही है। बच्चे हैं जी, 6 महीने हो गए तनख्वाह नहीं आंदी से। अगली ड्रेस दी थी, साल भर हो गया, वह भी पाट गई। मांग मांग के कपड़े पर आंदी। सरकार ने शर्मानी चाहिए जी, बाण बेटी हम भी हाँ किसी की रोड पर ही हाँ, हमने भी शर्म आवा। खेती का काम दाने लोग खिंडे बड़े दिहाड़ी मजदूरी करा और वो हमें आए घर तक किराया ले ले, किसी 50 मांगे किसी 40 मांगे, हमें 10 रुपया के मुताज हो रहे हैं। या कोई सरकार है या सरकार नहीं है जी। आन मजबूर तो मजबूर हो के, ये गरीब बहने हैं सारी गरीब है। कोई अफसर की बेटी और तो क्यों लिकड़ा रही थी धूप में। हमारा कपड़ा हमारा नहीं, रोटी हमने नहीं खाने, बच्चे घर कुका है। संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी ने किसानों की मांगों व समस्याओं को लेकर मंगलवार को जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी के सामने प्रदर्शन किया तथा जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भिजवाया। आपको बता दें कि ज्ञापन लेने के लिए जिला उपायुक्त की ओर से जिला सांख्यिकी अधिकारी शिवताज सिंह पहुंचे। प्रदर्शन की जानकारी देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य व किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 की गेहूं खरीद के संबंध में दाने के आकार और लस्टर वैल्यू के आधार पर समर्थन मूल्य में कटौती के निर्देश जारी किए, जिससे किसानों में भारी गुस्सा है। इस वर्ष बेमौसमी बारिश, ओले और तीव्र गति से चली हवाओं से प्रदेश के सभी जिलों में गेहूं और रबी की अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें दंडित करने का काम किया है। इस किसान विरोधी निर्देश को वापस लेने की वो मांग करते हैं।
इसी तरह राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि वह रबी फसल की प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की तुरंत विशेष गिरदावरी करवाकर न्यायोचित मुआवजा दिलवाए। आज हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त भिवानी के माध्यम से हमने 2 ज्ञापन भेजे हैं। एक प्रधानमंत्री को भेजा है, जो केंद्र सरकार ने जो बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं बर्बाद हुआ है उसकी कीमत स्टैंडर्ड के नाम पर काटने का लेटर भेजा है राज्य सरकार को। हम चाहते हैं कि इस आपदा की स्थिति में केंद्र सरकार ने किसानों की मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी कीमत काटनी चाहिए। तो उस कीमत काटने का जो लेटर है वो उसको तुरंत वापस लिया जाए, ये हमने प्रधानमंत्री से मांग की है। दूसरा लेटर हमने मुख्यमंत्री को भेजा है। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के लेटर को लागू नहीं करने की घोषणा की है, और साथ में जो बेमौसमी बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, पहले पाला पड़ा था, उससे फसल सरसों और गेहूं सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है, उसकी विशेष गिरदावरी तुरंत करवाई जाए, क्योंकि फसल निकल रही है, बाद में कुछ होगा नहीं। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र गिरदावरी करवाते हुए किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम किसानों की बहुत बड़ी जो फसल है उसका MSP दे रहे हैं, हरियाणा ऊपर से लेटर आता है कि इसमें कटौती की जाए और हरियाणा सरकार उसको नकार रही है, तो यानी तालमेल नहीं है। हरियाणा सरकार ने भी लेटर जारी नहीं किया है। ये तो हमारे संगठन है जो लगातार मंडी में दौरा करके सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो अधिकारियों से दबाव बनाकर ये आज किसान को थोड़ा मोड़ा कुछ राहत मिल रही है। और पिछले दिनों में सभी मंडियों में दौरा भी किया था कि जो सुविधा देने की बात सरकार कर रही है वो सुविधा भी नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है। और जिस प्रकार के मौसम का हालात देखते हुए ना कहीं मंडियों में पूरी तरह वो टीम लगी हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो हमारी आज जो मांग थी, जैसे कॉमेंट साहब ने बताया, ये थी कि 2 ज्ञापन हमने दिए हैं और दोनों ज्ञापनों में मांग करी कि जो आप लोग कहते हो करके दिखाओ। और जो मुआवजे की बात, आज कितने दिन की बात हो रही, मुआवजे में कई जगह तो गिरदावरी भी नहीं हुई है, तो सरकार ने कही मई में मुआवजा दे देंगे, तो सरकार की ढुलमी की नीति है, इसके खिलाफ हमारा संयुक्त मोर्चा खड़ा हुआ है। मैं तो इसको दूसरे तरीके से कहूँगा कि हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है। इसमें सरकार की प्रथम ड्यूटी ये है कि उसका कोई भी घटक, चाहे किसान हो, मजदूर हो या छोटा दुकानदार और व्यापारी हो, उसको अगर कोई तकलीफ आती है तो सरकार सबसे पहल करे। लेकिन कई बार ये बहाने करती है कि सरकारों के पास पैसे नहीं है। बहुत पीछे भी और आगे भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े कॉरपोरेट के पैसे माफ होते हैं। और इस देश में तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री को जो पैसे की जरूरत पड़ी 1965 की लड़ाई में, तो उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि देश को आज आवश्यकता है। तो मुझे ज्ञात है, मैं उससे बहुत छोटा बच्चा था, कि लोगों ने अपने गहने तक दिए औरतों ने। तो अगर वो अपनी नीयत साफ करके दिखे तो हमारे देश में इतने दानी और ऐसे लोग हैं जो सरकार की मदद करने को तैयार रहते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।